So the first section in this chapter is section number 59. Okay, section number 59, that is self assessment. ठीक है, सेल्फ असेसमेंट इज अ वेरी सिंपल थिंग, एकदम सिंपल चीज है। कोई भी लायबिलिटी सबसे पहले गवर्नमेंट आपको कहती है कि आप सेल्फ असेस करो। ठीक है, यू हैव टू सेल्फ असेस योर लायबिलिटी। अब आप अपना लायबिलिटी को सेल्फ असेस कैसे कर सकते हो? ऑब्वियसली जो भी सेल्स होगा वो आपको पता है। ठीक है, तो जितना भी सेल्स आपने किया है इन अ पर्टिकुलर मंथ, यू हैव टू फाइल दैट पर्टिकुलर सेल्स इन योर GSTR 1। जैसे ही आप लोग GSTR 1 फाइल करोगे, ओके, आपके भी सप्लायर ने GSTR 1 किया रहेगा, तो आप एज अ रिसिपिएंट, ठीक है, मतलब आपने कुछ खरीदा था, तो वो आपको GSTR 2 में दिखने शुरू हो जाएंगे। ठीक, कब दिखेंगे? 13th के बाद। ओके, 13 के बाद दिखेगा। तो जब भी आप GSTR 3 भी फाइल करोगे, तब आपको नेट GST पे करना पड़ेगा। ठीक है, नेट लायबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, आपने सेल्स किया था, 100 रुपीज का सेल्स किया, 18 रुपीज लायबिलिटी। आपने परचेस किया 80 रुपीज का, आपका ITC था 14.4। सो नेट लायबिलिटी कितना आएगा? 7 पॉइंट कितना आएगा, नहीं 3.6। ओके, तो 3.6 इज द नेट लायबिलिटी। सो ये नेट लायबिलिटी आपको GSTR 3 में क्या करना है? आपको पेमेंट करना है। समझ में आया? तो ये होता है सेल्फ असेसमेंट। तो सेल्फ असेसमेंट बिकम्स द बेस फॉर फर्दर असेसमेंट्स। ठीक है, फर्दर ऑडिट अगर करना है गवर्नमेंट को, तो ऑब्वियसली रिटर्न्स एक बेस होता है। रिटर्न्स एंड फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, इन दोनों को गवर्नमेंट मैच करता है। ओके, उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा एविडेंसेस जो बाहर से मिलेंगे वो भी चेक होंगे। ठीक है जी, कि आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बताया कि नहीं बताया। तो ये सारी चीजें मिला करके होता है सेल्फ असेसमेंट। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो भी चीजें हैं वो ऑब्वियसली आपको आपके GST रिटर्न्स में रिफ्लेक्ट करवाना पड़ेगा। ओके, दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ असेसमेंट। खुद का लायबिलिटी खुद ने डिटरमाइन करना, इसको कहा जाता है सेल्फ असेसमेंट। अगर सेल्फ असेसमेंट में मिस्टेक हुआ, ठीक है, अगर मिस्टेक हुआ, फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी मंथ में GSTR 1 में 100 रुपीज का सेल्स दिखाया, लेकिन मान के चलो कि एक्चुअल में सेल्स था 120, आपने गलती से 100 दिखाया, 20 का सेल्स आपसे छूट गया। तो यहाँ पर गवर्नमेंट आपको इसको रेक्टिफाई करने का मौका देता है। कैसे मौका दिया आपको? आपको नवंबर मंथ, ठीक है, November 30 ऑफ सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर। सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर मतलब कोई भी फाइनेंशियल ले लो, एग्जाम्पल 20 to 23। ओके, 20 to 23 फाइनेंशियल ईयर का कोई भी सेल्स अगर मिस आउट हुआ है, या फिर अगर आपको रेक्टिफाई करना है, तो आपके लिए टाइम लिमिट क्या रहता है? अगले फाइनेंशियल ईयर का नवंबर। ओके, यहाँ तक आप रेक्टिफाई कर सकते हो। और एक्चुअल डेट, एक्चुअल डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। ठीक है, एनुअल रिटर्न क्या रहता है? पूरे साल का एक रिटर्न रहता है। ओके, जो भी बुक्स एंड रिटर्न्स के बीच में मिसमैच रहता है वो पूरा आपको सॉल्व करना पड़ता है इन एनुअल रिटर्न। ये दोनों डेट विच एवर इज अर्लियर तक आप क्या कर सकते हो? जो भी रेक्टिफिकेशन है आप वो कैरी आउट कर सकते हो। क्लियर है पॉइंट? दैट्स इट विद सेल्फ असेसमेंट। नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज प्रोविजनल असेसमेंट। सेक्शन नंबर 60, प्रोविजनल असेसमेंट। प्रोविजनल असेसमेंट, कॉमा, फाइनल असेसमेंट। प्रोविजनल असेसमेंट एंड फाइनल असेसमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर एग्जाम में फिक्स क्वेश्चन आएगा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी सुन। अभी क्या हो रहा है, आप लोग को कुछ गुड्स सप्लाई करना है। ठीक है, आपको कुछ गुड्स सप्लाई करना है, लेकिन उन गुड्स का वैल्यू ऑफ सप्लाई आप डिटरमाइन नहीं कर पा रहे, या फिर आप रेट ऑफ टैक्स डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, क्या क्या डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो आप वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप लोग रेट ऑफ टैक्स डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो। ओके, तो गवर्नमेंट के पास आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, प्रोविजनल असेसमेंट इज इनिशिएटेड बाय टैक्सेबल पर्सन। ठीक है, जो भी आप लोग का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, आपको पोर्टल पे जा करके क्या करना है? आपको प्रोविजनल असेसमेंट के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, कब अप्लाई करना है? जब आपको जो सप्लाई करने वाले हैं, मतलब आप सप्लाई करने वाले हो, आपको आपके प्रोडक्ट का वैल्यू ऑफ सप्लाई
या फिर रेट ऑफ टैक्स। ये दोनों में से कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास अगर नहीं है तो क्या करना पड़ेगा आपको, प्रोविजनल असेसमेंट के लिए अप्लाई करना। अब प्रोविजनल असेसमेंट क्या होता है, आप ऑफिसर को पूछते हो कि सर हम लोग के गुड्स का वैल्यू क्या रहेगा, आप बताओ। आप पूछते हो कि सर हम लोग के गुड्स के ऊपर रेट ऑफ टैक्स क्या रहेगा, आप बताओ। तो ऑफिसर स्टार्टिंग में प्रोविजनल बेसिस पर, प्रोविजनल मतलब इट इज नॉट फाइनल, हाल फिलहाल, अपन बोलो टेम्पररी पीरियड के लिए, वैसे हाल फिलहाल आपको ऑफिसर बोलेगा कि इतना इतना अमाउंट आप लोग जमा कर दो। ओके, बाद में ऑफिसर क्या करेगा, एकदम डिटेल में असेसमेंट करेगा एंड फिर वो असेसमेंट को फाइनल करेगा बाय पासिंग फाइनल असेसमेंट ऑर्डर। ओके, फाइनल असेसमेंट ऑर्डर वो पास करे। अब क्वेश्चन आएगा कि ऑफिसर ने प्रोविजनली बोला था कि भाई आप हमको 100 रुपया टैक्स के नाम से दे दो। ओके, 100 रुपया का टैक्स दे दो, जब भी आप सप्लाई कर रहे हो 100 रुपया दे दो। फाइनल लायबिलिटी हम लोग आपको बाद में बताएंगे। और फाइनल लायबिलिटी के टाइम पर वो बोलता है भाई 120 भरना था आपने, तो आपने ऑलरेडी कितना भर दिया प्रोविजनल बेसिस पर, 100। आपको भरना कितना था, 120। तो जो ऑफिसर है वो आपको बोलता है कि अभी आपको 20 रुपया भरना पड़ेगा। समझ में आया पॉइंट। ऑन द कॉन्ट्ररी इसका उल्टा करते हैं। ठीक है, अगले महीने आपको कुछ गुड्स सप्लाई करना है, आप ऑफिसर के पास अभी गए, आपने बोला कि सर मेरे को इन गुड्स का रेट ऑफ टैक्स जानना है, प्लीज बताओ। तो ऑफिसर ने बोला कि ये रेट ऑफ टैक्स है, इसके हिसाब से आपको प्रोविजनल बेसिस पर 100 रुपीज भरने चाहिए। तो हमने जब भी वो गुड्स सप्लाई किया तब 100 रुपीज भर दिया। अब फाइनल असेसमेंट हुआ तो ऑफिसर बोलता है कि नहीं नहीं, इतना ज्यादा भरने का जरूरत नहीं था, आपको सिर्फ 80 ही भरना चाहिए था। ठीक है, अभी फाइनल असेसमेंट होने के बाद कंक्लूड हो गया। तो यहाँ पर आपको रिफंड मिलेगा 20 रुपए का। पॉइंट समझ में आ रहा है। ये 20 रुपया फर्स्ट केस में पेएबल था, सेकंड केस में ये 20 रुपया रिफंडेबल है। ओके, अब बात करते हैं कि इंटरेस्ट लगेगा कि नहीं एंड कौन से केस में लगेगा, कब तक लगेगा। ओके, अगर फाइनल असेसमेंट में पेएबल निकलता है, ओके, मतलब फाइनल असेसमेंट का जो लायबिलिटी रहेगा इट इज मोर देन प्रोविजनली असेस्ड लायबिलिटी। ओके, फाइनल असेसमेंट लायबिलिटी इज मोर देन प्रोविजनल असेसमेंट लायबिलिटी। तो यहाँ पर पेएबल आ जाएगा, यहाँ पर इंटरेस्ट हमको पे करना पड़ेगा। वी आर लायबल टू पे इंटरेस्ट टू द गवर्नमेंट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। ठीक है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। कब से कब तक लगेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट डे आफ्टर ड्यू डेट, फर्स्ट डे आफ्टर ड्यू डेट। ओके, फर्स्ट डे आफ्टर ड्यू डेट टिल पेमेंट ऑफ टैक्स। फर्स्ट डे आफ्टर ड्यू डेट टिल द पेमेंट ऑफ टैक्स। ठीक है, यहां तक आपको क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। समझ में आया, एक एग्जांपल लेता हूँ। मान के चलो कि आप लोग का प्रोविजनल असेसमेंट हो गया 3 जनवरी को। ठीक है, 3 जनवरी को आप लोग का प्रोविजनल असेसमेंट हो गया। प्रोविजनल असेसमेंट में बोला कि आप लोग को 18% के हिसाब से जीएसटी पे करना चाहिए प्रोविजनली। ठीक है, वैल्यू ऑफ सप्लाई बोल दिया 1,20,000। ओके, तो आप लोगों ने जीएसटी का पेमेंट किया 1,20,000 इंटू 18%, कितना आएगा देखो। 1,20,000 इंटू 18%, 21,600। ओके, 21,600। अभी आपने ये गुड्स को सप्लाई किया। ओके, यू सप्लाइड दिस गुड्स ऑन 8 जनवरी। 8 जनवरी को आप लोगों ने क्या किया, सेल्स कर दिया, तो आपने इनवॉइस बना दिया। ओके, 18% के बेसिस पे। अभी ये जो लायबिलिटी है आपको पे कब तक करनी चाहिए थी, ऑब्वियसली 20 फरवरी तक पे होनी चाहिए। तो ये 20 फरवरी को आपने पेमेंट भी कर दिया। ओके, यू पेड दिस लायबिलिटी ऑन 20th फरवरी। ओके, समझ में आया। अभी गवर्नमेंट ने फाइनल असेसमेंट कर लिया। ओके, गवर्नमेंट ने फाइनल असेसमेंट किया से 6 अप्रैल को फाइनल असेसमेंट किया। अभी 6 अप्रैल को फाइनल असेसमेंट किया, गवर्नमेंट ने बोला कि आप 6 अप्रैल को टैक्स को पे करो। ठीक है, आपको हम लोग चाहिए तो और 7 दिन देते हैं, जब भी पे करना है, 7 डेज आपको टाइम मिल गया। ओके, तो अभी आप लोग को ये पेमेंट करना है, अज्यूमिंग यू आर पेइंग इट ऑन 20th अप्रैल।
ठीक है, आप इसको 20 अप्रैल को पे कर रहे हो। अभी फाइनली जो लायबिलिटी आती है, इट इज से 25,000, से इट इज 25,000। तो डिफरेंशियल कितना आया? डिफरेंस इज अराउंड 3,000, कितना आएगा, 4,400। मैं देखता हूँ, 3,400। ओके, सो 3,400 रुपीज इज द डिफरेंशियल अमाउंट। अभी आपको 3,400 पे करना है, उसके साथ साथ इंटरेस्ट भी पे करना है। ओके, कितने दिन का लगेगा? 21 फरवरी से लेके 20 अप्रैल तक। क्लियर? 21 फरवरी से लेके 20 अप्रैल तक। तो फरवरी में कितने दिन है? फरवरी में यहाँ पर 21 से लेके 28 तक, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। तो यहाँ पर 8 डेज ऑफ फरवरी, 31 डेज ऑफ मार्च एंड 20 डेज ऑफ अप्रैल। ठीक है, द होल डिवाइडेड बाय 365। जो भी आंसर आएगा उतना इंटरेस्ट आपको पे करना है एंड इतना लायबिलिटी पे करना है। सबको क्लियर? ओके, आगे। अगर उल्टा होता है, अगर उल्टा केस होता है, ओके, मतलब कि फाइनल प्रोविजनल असेसमेंट में आपने जो लायबिलिटी भरा था वो ज्यादा था एज कंपेयर टू फाइनल असेसमेंट लायबिलिटी। ठीक है, देखो टाइमलाइंस हम लोग बाद में सीखेंगे, कितने टाइम में प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर पास करना है वगैरह वगैरह, वो बाद में सीखेंगे। पहले हम लोग एकदम जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सीख रहे हैं। तो प्रोविजनली अगर आप लोगों ने समझो 100 रुपीज भरा था, लेकिन फाइनल में 80 ही भरना पड़ा, तो आपको रिफंड मिलेगा। ठीक है, अभी रिफंड आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा। आप लोग को रिफंड के लिए क्या करना पड़ेगा? एप्लीकेशन करना पड़ेगा। यू हैव टू अप्लाई फॉर रिफंड। आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे आपको नहीं मिलेगा। क्लियर? रिफंड के लिए अप्लाई कितने टाइम में करना है? आंसर इज, ये रिफंड के चैप्टर में सिखाया हुआ था। 2 years फ्रॉम, 2 years फ्रॉम relevant date. What is the relevant date in this case? Relevant date is finalization of assessment. Relevant date is finalization of assessment. क्लियर पॉइंट? जब भी आपका फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास हुआ, उधर से आपको 2 साल में रिफंड के लिए अप्लाई कर। अगर आपके एप्लीकेशन से, लिसन वेरी केयरफुली, अगर आपके एप्लीकेशन से 60 डेज के अंदर अंदर अगर रिफंड आप लोग को नहीं मिलता, ठीक है, अगर आपके एप्लीकेशन से 60 डेज के अंदर अंदर अगर आपको रिफंड नहीं मिलता, तो आप लोग को इंटरेस्ट मिलेगा फ्रॉम 61st डे। ठीक है, एप्लीकेशन से 61st डे से इंटरेस्ट स्टार्ट होगा टिल द ग्रांट ऑफ रिफंड। टिल द ग्रांट ऑफ रिफंड, समझ में आया? टिल द ग्रांट ऑफ रिफंड। इंटरेस्ट का रेट क्या रहेगा? इंटरेस्ट का रेट रहेगा 6% पर एनम। आया है समझ में? तो सबसे पहली चीज, जब भी असेसमेंट फाइनल हो रहा है उसके बाद आपको रिफंड के लिए अप्लाई करना है 2 साल के अंदर। ठीक है, अगर आपने अप्लाई किया एंड 60 दिन तक पैसा नहीं आया, तो 61वें दिन से आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। समझ में? 61वें दिन से कब तक मिलेगा? डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रिफंड तक आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। सबको क्लियर है? समझ में आ गई? ठीक। अभी हम लोग टाइमलाइंस देख लेते हैं। व्हाट आर द टाइमलाइंस? अभी टाइमलाइंस के पहले एक हम लोग हायरार्की डिस्कस करते हैं, हायरार्की ऑफ ऑफिसर, एंड उसके बाद करेंगे डिस्कस टाइमलाइंस। अभी ऑफिसर का जो लेवल्स रहता है वो कैसे रहता है? सबसे निचले स्तर पे होता है सुपरिंटेंडेंट। ओके, सुपरिटेंडेंट। वही सुपरिटेंडेंट जो रहता है वो एकदम नीचे लेवल पे रहता है। ओके, उसके ऊपर अगर हम लोग चलेंगे, देन द ऑफिसर वुड बी असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर। ठीक है, असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर। उसके ऊपर चलेंगे, इट वुड बी जॉइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर। जॉइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर। एडिशनल कमिश्नर के अगर हम लोग ऊपर चलेंगे, इट विल बी कमिश्नर, दैट इज कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स, कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स, कमिश्नर रहेगा। कमिश्नर के ऊपर चलेंगे तो प्रिंसिपल कमिश्नर। ठीक है, प्रिंसिपल कमिश्नर। प्रिंसिपल कमिश्नर के ऊपर चलेंगे, इट विल बी चीफ कमिश्नर। ओके,
एंड द लास्ट स्टेज इट वुड बी प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर। ठीक है, हायरार्की रिपीट कर रहा हूँ। सुपरिटेंडेंट, जॉइंट कमिश्नर, सॉरी, सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, उसके ऊपर कमिश्नर, कमिश्नर के बाद प्रिंसिपल कमिश्नर, फिर चीफ कमिश्नर, फिर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर। ठीक है, ये हायरार्की आप लोग को याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि हर एक चैप्टर में आगे चल के आएगा कि इंस्पेक्शन करवाने का पावर किसके पास है, सर्च को ऑर्डर करने का पावर किसके पास है। तो उस केस में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सुपरिटेंडेंट, एसीडीसी, जेसीएसी, देन कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर। अभी हम लोग टाइमलाइंस देख लेते हैं एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग प्रोविजनल असेसमेंट एंड फाइनल असेसमेंट। ओके, सबसे पहला पॉइंट, अगर आप लोगों ने प्रोविजनल असेसमेंट के लिए अप्लाई किया, ओके, तो प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर शुड बी पास्ड विद इन 90 डेज ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, आप लोग के एप्लीकेशन के 90 डेज में प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर पास किया जाएगा। ठीक है, प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर आपको जब भी मिल गया, ओके, जब भी आपको प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर मिल गया उधर से, ठीक है, डेट ऑफ कम्युनिकेशन डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर, यहाँ से यहाँ से लेकर के 6 मंथ्स के अंदर अंदर यू विल बी गेटिंग फाइनल असेसमेंट ऑर्डर। यू विल बी गेटिंग फाइनल असेसमेंट ऑर्डर। ओके, अभी ये जो टाइम लिमिट है ये 6 महीने से एक्सटेंड हो सकता है बाय जॉइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर। ओके, एंड ये जो टाइम लिमिट है वो और 4 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है बाय कमिश्नर। गेटिंग द पॉइंट, समझ में आया? तो पहला टाइम लिमिट 6 महीना है। ठीक है, 6 महीने का टाइम लिमिट एक्सटेंड कर सकता है जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर बाय फर्दर 6 मंथ्स। ओके, एंड जो 6 महीने का टाइम लिमिट है उसको 4 साल से एक्सटेंड कर सकता है कौन? कमिश्नर। क्लियर पॉइंट? तो कमिश्नर के पास पावर है कि 4 साल तक एक्सटेंशन दे सकता है। अब यहाँ पर आ जाओ, असेसमेंट का हम लोग अभी कुछ माइन्यूट पॉइंट्स पढ़ लेंगे रिगार्डिंग बैंक गारंटी एंड ऑल। ओके, आपको बॉन्ड वगैरह साइन करना पड़ता है। यहाँ पर देखो, थर्ड पॉइंट पढ़ रहे हैं डायरेक्टली। ओके, प्रोविजनल ऑर्डर सो पास्ड बाय प्रॉपर ऑफिसर वुड इंडिकेट द अमाउंट फॉर विच बॉन्ड हैज टू बी एग्जीक्यूटेड। कितने अमाउंट का बॉन्ड बनाना है? ठीक है, बॉन्ड मतलब एक कसम रहता है कि आप लोग पेमेंट करोगे। ठीक है, नहीं तो क्या होता है, सब लोग प्रोविजनल असेसमेंट के लिए अप्लाई करेंगे, बाद में मुकर जाएंगे। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने बोला कि आपको एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। ठीक है, बॉन्ड कितने अमाउंट का रहेगा वो कहाँ पर लिखा रहेगा? प्रोविजनल ऑर्डर में लिखा रहेगा। जितना भी बॉन्ड का अमाउंट रहेगा उसका 25% शुड बी सिक्योरिटी। ठीक है, 25% का सिक्योरिटी देना पड़ेगा। आपने किसको देना है? गवर्नमेंट को। सिक्योरिटी कौन से फॉर्म में होगा? सिक्योरिटी वुड बी इन द फॉर्म ऑफ बैंक गारंटी। क्लियर? अभी जो भी सिक्योरिटी रहेगा उसके रिलीज के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास हुआ, आपने पेमेंट कर दिया, अभी आपको क्या करना है? सिक्योरिटी के रिलीज के लिए आपको अप्लाई करना है। ठीक है, आपके एप्लीकेशन के 7 दिन के अंदर अंदर रिलीज किया जाएगा। समझ में आया? उस बाद में फाइनल असेसमेंट ऑर्डर जो भी आया था आपके लिए वो अपीलेबल रहेगा। अगर आप नाखुश हो उस ऑर्डर से, आप लोग क्या कर सकते हो? यू कैन फाइल अपील टू द अपीलेट अथॉरिटी अगेंस्ट दिस ऑर्डर। समझा? सो हियर वी कंप्लीट विथ सेक्शन नंबर 60। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 61 की। अब सेक्शन नंबर 61 इज रिगार्डिंग स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न्स। ठीक है, स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न्स। अब स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न्स का मतलब होता है कि रिटर्न्स के अंदर ही आपका मिसमैच है। क्योंकि देयर इज अ मिसमैच इन द रिटर्न्स। जैसे GSTR 1 में आपने कुछ सेल्स दिखाया, ओके, विच इज मोर देन GSTR 3B। क्लियर? GSTR 1 में जो भी सेल्स है इट इज मोर देन GSTR 3B। तो इसको बोलते हैं अपन डिस्क्रिपेंसी इन रिटर्न्स। ओके, आपके 2B में जो ITC है इट इज मोर देन 3B, ऐसा होगा नहीं। ओके, 3B में ज्यादा ITC रहेगा नॉर्मली।
एज कम्पेयर टू 2B। अगर ऐसा रहेगा तो डिपार्टमेंट थोड़ी आपको बताएगा। ओके, ऐसा रहेगा तो डिपार्टमेंट भाग के आएगा, बोलेगा आपने ज़्यादा आईटीसी लिया। तो जो भी रिटर्न्स के अंदर डिस्क्रपेंसीज है, ओके, वो डिस्क्रपेंसी का स्क्रूटिनी किया जाता है अंडर दिस सेक्शन। ओके, तो सेक्शन नंबर 61 इज द सेक्शन जो नोटिस इशू करवाता है। ओके, इट इज नॉट द सेक्शन ऑफ असेसमेंट, इट इज द सेक्शन ऑफ नोटिस। ठीक है, असेसमेंट किया जाएगा अंडर सेक्शन 73 और 74। देखो, असेसमेंट करने का मतलब होता है असेसमेंट ऑर्डर पास करना। ओके, लेकिन ऑर्डर पास करने के लिए नोटिस होना चाहिए, मैंने बताया इंट्रोडक्शन में। तो नोटिस कौन से सेक्शन में जाएगा? स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न्स के लिए नोटिस के लिए ही ये सेक्शन है। असेसमेंट के लिए तो सेक्शन 73 74 है। समझ में आया? अब यहाँ पर पढ़ते हैं। प्रॉपर ऑफिसर स्क्रूटिनाइजेस द रिटर्न टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ रिटर्न फाइल्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन एंड इन्फॉर्म्स द डिस्क्रिपेंसी। ठीक है, जो भी डिस्क्रिपेंसी रहेगा, डिफरेंस रहेगा, वो रजिस्टर्ड पर्सन को बताता है। ओके, एंड उससे वो एक्सप्लेनेशन मांगता है विद इन 30 डेज फ्रॉम सर्विस ऑफ नोटिस। ठीक है, जब भी वो नोटिस सर्व करेगा, उधर से 30 डेज में क्या करना पड़ेगा, आपने एक्सप्लेनेशन देना है। अगर आपका एक्सप्लेनेशन सही रहेगा, ओके, एक्सप्लेनेशन सही रहेगा, तो प्रोसीडिंग ड्रॉप ऑफ हो जाएगा। लेकिन एक्सप्लेनेशन अगर गलत रहेगा, अगर ऑफिसर को लगता है कि कुछ भी बोल रहा है, तो यहाँ पर ऑफिसर उसमें और डिटेल में घुस सकता है बाय इनिशिएटिंग ऑडिट और स्पेशल ऑडिट और इंस्पेक्शन सर्च सीजर। समझ में? एंड वो अपने असेसमेंट को, अपने प्रोसीडिंग्स को फाइनल करेगा बाय इशूइंग ऑर्डर अंडर सेक्शन 73 और 74। दैट इज 73 इज फॉर नॉन फ्रॉड केसेस, 74 इज फॉर फ्रॉड केसेस। क्लियर? तो सेक्शन 61 कंप्लीट। अब बात करेंगे सेक्शन नंबर 62 की। अब बात कर रहे हैं अपन सेक्शन नंबर 62। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर 62। असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स, असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स। ठीक है, अभी कौन सा रिटर्न आपने फाइल नहीं किया तो ये सेक्शन में असेसमेंट होगा? आंसर इज रिटर्न अंडर सेक्शन 39 एंड रिटर्न अंडर सेक्शन 45। ठीक है, सेक्शन 39 का रिटर्न इज GSTR 3B। अगर आपने 3B फाइल नहीं किया, ओके, तो आप लोग का असेसमेंट कहाँ पर होगा? इस सेक्शन में होगा। अगर सेक्शन नंबर 45 का रिटर्न फाइल नहीं किया, दैट इज फाइनल रिटर्न, तो भी असेसमेंट कौन से सेक्शन में होगा? सेक्शन 62 के अंदर होगा। क्लियर? ओके, अभी सुनना। अभी GSTR 3B का ड्यू डेट क्या रहता है बताओ? फॉर एग्जाम्पल हम लोग सितंबर 2023 का बात करते हैं। ठीक है, GSTR 3B ऑफ सितंबर 2023, व्हाट इज द ड्यू डेट? ड्यू डेट इज 20th October, दिस इज द स्टैंडर्ड ड्यू डेट, 20th October 2023। यहाँ तक आपको GSTR 3B फाइल करना चाहिए। ओके, अभी आपने GSTR 3B फाइल नहीं किया। ओके, आपने GSTR 3B फाइलिंग नहीं किया। ओके, यू आर नॉट फाइल GSTR 3B। अभी डिपार्टमेंट का ऑटोमेटिक एक सिस्टम रहता है। ओके, डिपार्टमेंट का एक सिस्टम रहता है। डिपार्टमेंट क्या करता है, अगर कोई भी पर्सन 25 अक्टूबर तक, ओके, GSTR 3B फर्निश नहीं करता, ठीक है, 25 अक्टूबर तक। 25 अक्टूबर कैसे आया? हमने सिर्फ 3B के ड्यू डेट में 5 दिन को ऐड किया। ओके, अगर 5 दिन में किसी इंसान ने GSTR 3B फाइल नहीं किया, ठीक है, ड्यू डेट के 5 दिन में फाइल नहीं किया, तो यहाँ पर उस पर्सन को एक नोटिस जाता है। ठीक है, एक नोटिस जाता है, सिस्टम जनरेटेड नोटिस जाता है अंडर सेक्शन 46। ठीक है, सेक्शन 46 में एक नोटिस जाता है कि भैया आपने GSTR 3B फाइल नहीं किया है। ओके, तो आप क्या करो, GSTR 3B आप फाइल करो विद इन 15 डेज ऑफ रिसीट ऑफ दिस नोटिस। जब भी आपको नोटिस मिलेगा, उस नोटिस को मिलने के 15 डेज के अंदर क्या फाइल करना है? आपको वैलिड रिटर्न फाइल करना, वैलिड रिटर्न। समझ में आया? वैलिड रिटर्न फाइल करना। अगर वैलिड रिटर्न आपने फाइलिंग कर दिया तो खत्म हो गई बात, इट्स ओके। अगर आपने वैलिड रिटर्न फाइल नहीं किया 15 दिन के अंदर अंदर, तो क्या हो जाएगा? तो ऑफिसर तो ऑफिसर क्या करेगा? आपका असेसमेंट कर देगा इस सेक्शन के अंडर, एंड वो रहेगा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट।
ठीक है। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट मतलब ऑफिसर को जैसा लग रहा है इतना इतना आपका टर्नओवर होना चाहिए, इतना इतना आपका लायबिलिटी होना चाहिए, ओके, उस तरीके से क्या कर लेगा वो, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट फाइलिंग कर देगा। ठीक है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट वो ऑर्डर इशू, ऑर्डर पास कर देगा। समझ में आया पॉइंट? तो सेक्शन नंबर 62 में क्या हो रहा है? सेक्शन नंबर 62 में ऑर्डर पास हो रहा है। ओके, सेक्शन नंबर 62 में ऑर्डर पास हो रहा है। क्लियर है? नोटिस कौन से सेक्शन से आ रही है? सेक्शन नंबर 46 से। कब आ रही है? ड्यू डेट के 5 दिन बाद तक। ओके, ड्यू डेट के 5 दिन बाद तक अगर आपने 3B फाइल नहीं किया तो ऑफिसर नोटिस इशू कर रहा है। ओके, अंडर सेक्शन 46 बोलता है कि अगले 15 दिन में क्या करो, रिटर्न फाइल करो। अगर आपने नहीं किया तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट मतलब कि ऑफिसर अपने हिसाब से आपका लाइब्रेरी डिटरमाइन करेगा। ठीक है। अब बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर को पास करने का टाइम लिमिट क्या रहेगा? द टाइम लिमिट टू पास दिस ऑर्डर इज 5 years, इज 5 years फ्रॉम ड्यू डेट टू फर्निश एनुअल रिटर्न, ड्यू डेट टू फर्निश एनुअल रिटर्न। ठीक है। एनुअल रिटर्न का नॉर्मल ड्यू डेट क्या रहता है? 31 दिसंबर ऑफ सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ओके, तो उस ड्यू डेट से 5 साल तक बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास कर सकता है। गेटिंग द पॉइंट? आया है समझ में? क्लियर? ठीक है। अभी सुन, तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास की। अभी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर आपको मिलने के बाद अगर 30 डेज के अंदर अंदर आप लोगों ने वैलिड रिटर्न फाइल किया, ओके, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर के बाद, हाँ ध्यान से सुन, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर के बाद आपने 30 डेज में वैलिड रिटर्न फाइल किया तो गवर्नमेंट बोलता है कि ये असेसमेंट ऑर्डर जो हमने पास किया था इसको हम लोग क्या कर लेंगे, विदड्रॉ कर लेंगे, विदड्रॉ कर लेंगे। विदड्रॉ मतलब हम बैक वापस से ले लेंगे उसको। क्लियर है? सबको समझ में आ गया? ठीक है। तो यहाँ पर आपको दो चांस मिला। एक चांस, पहले सेक्शन 46 के नोटिस के में लिखा था 15 दिन के अंदर फाइल करो, आपने नहीं किया, असेसमेंट ऑर्डर पास हो गया, उसके बाद भी आपके पास 30 डेज का टाइम लिमिट दे दिया। 30 डेज में अगर फाइल किया रिटर्न तो हमने जो भी असेसमेंट ऑर्डर यहाँ पर बनाया था इट वुड बी ड्रॉप्ड ऑफ, इट वुड बी विदड्रॉन। क्लियर है? हियर वी कंप्लीट विद सेक्शन नंबर 62। सेक्शन नंबर 63। अभी सेक्शन नंबर 63 इज फॉर असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, जो भी लोग रजिस्टर्ड नहीं है टैक्सेबल पर्सन होने के बावजूद, ओके, उन लोग का असेसमेंट किया जाएगा अंडर दिस सेक्शन। समझ में? उन लोग का असेसमेंट किया जाएगा अंडर दिस सेक्शन। तो अभी इसमें कहा जाता है कि जो भी पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है पर नंबर नहीं लिया या फिर जिनका नंबर कैंसिल हुआ है, ठीक है, इन लोग दोनों का असेसमेंट कौन सेक्शन में होगा? इस सेक्शन में होगा। ठीक है। तो इन लोग को एक नोटिस इशू किया जाएगा इसी सेक्शन के अंडर एंड बोलेंगे कि इसका रिप्लाई आपको 15 दिन के अंदर करना है। ओके, अगर आपने रिप्लाई नहीं किया तो असेसमेंट ऑर्डर पास किया जाएगा। अगेन इट वुड बी द बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर एंड इसका टाइम लिमिट भी क्या रहेगा? 5 साल फ्रॉम द ड्यू डेट टू फर्निश एनुअल रिटर्न। क्लियर है पॉइंट? ठीक। आगे बात करेंगे समरी असेसमेंट, सेक्शन नंबर 64। अभी समरी असेसमेंट क्या रहता है कि अगर ऑफिसर को लगता है कि आपके अगेंस्ट हमारे पास कुछ रीजन टू बिलीव है, ठीक है, मतलब हम लोग के पास एक एविडेंस है, एक एविडेंस है, एक पुख्ता सबूत है, खाली रीजन टू बिलीव नहीं, एक एविडेंस है। ओके, एविडेंस का मतलब कि कुछ एक हमारे पास प्रूफ है। उस प्रूफ के हिसाब से अगर हमने आपके ऊपर लायबिलिटी अभी के अभी क्रिस्टलाइज नहीं किया तो हो सकता है कि यू कैन लीव द कंट्री, ठीक है, कंट्री से आप बाहर चले जाओगे या फिर आप लोग ऐसी जगह पे छुप जाओगे कि हम आपको ढूंढ ही नहीं पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर ऑफिसर क्या करता है? समरी असेसमेंट को इनिशिएट करता है। समरी असेसमेंट मतलब फास्ट ट्रैक असेसमेंट, एकदम फटाफट आपके अगेंस्ट लायबिलिटी क्रिस्टलाइज होगा, खत्म। क्लियर? तो समरी असेसमेंट कब कर सकते हैं? जब भी आपके पास एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर का परमिशन हो। ओके, परमिशन होना चाहिए। सेकंड, आपके पास एविडेंस होना चाहिए। एंड थर्ड, आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा लगना चाहिए कि अगर हमने अभी के अभी ऑर्डर पास नहीं किया, ओके, देन इट वुड बी प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। तो ऐसे केसेस में क्या हो जाएगा? आपके अगेंस्ट समरी असेसमेंट ऑर्डर पास करेंगे। एंड अगर अगर
मेरे अगेंस्ट समरी असेसमेंट ऑर्डर पास हो गए, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, डिपार्टमेंट को अप्लाई किया कि सर आपने जो समरी असेसमेंट मेरे अगेंस्ट ऑर्डर निकाला है वो गलत है, वो इट इज एरोनस। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में मुझे पहले तो अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। आई हैव टू अप्लाई विद इन 30 days फ्रॉम द कम्युनिकेशन ऑफ दिस समरी असेसमेंट ऑर्डर। क्या मैं अप्लाई करूंगा कि द ऑर्डर पास बाय यू इट इज इनकरेक्ट एंड इट इज एरोनस, क्योंकि मेरे पास मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, ओके। या फिर आपने कुछ गलत समझा है मेरे अगेंस्ट। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, अगर आप सही बोल रहे हो तो 30 days के अंदर क्या करेंगे वो लोग क्या करेंगे, समरी असेसमेंट ऑर्डर को विड्रॉ कर लेंगे, ओके। और अगर ऑफिसर को खुद से मालूम पड़ जाता है कि उसने गलत किया है तो वो खुद भी विड्रॉ करवा सकता है, ओके। एंड अगर विड्रॉ कर लिया उसने सेक्शन 64 का ऑर्डर, फिर वो क्या कर सकता है, एक सॉफ्टवेयर प्रोविजन के थ्रू आपका असेसमेंट कर सकता है। सॉफ्टवेयर प्रोविजन मतलब सेक्शन नंबर 73। उसमें क्या होगा, नोटिस होगा, आपने रिप्लाई करना है, फिर ऑर्डर पास करना है। तो ये सब पूरा प्रोसेस करेंगे सेक्शन 73 74 के अंडर। क्लियर है पॉइंट, ओके। एंड अगर टैक्सेबल पर्सन नहीं मिल रहा है, देन पर्सन इन चार्ज वुड बी डीम टू बी टैक्सेबल पर्सन, ओके। मतलब आपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया, ओके, और आप भाग गए, तो यहाँ पर आप तो चले गए, तो जिसके पास भी गुड्स है दैट पर्सन वुड बी कॉल्ड एज टैक्सेबल पर्सन। अब बात करते हैं ऑडिट की, ठीक है। ऑडिट का डेफिनेशन देखते हैं। ऑडिट मीन्स एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, रिटर्न एंड अदर डॉक्यूमेंट्स मेंटेन्ड और फर्निश्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। रजिस्टर्ड पर्सन ने जो भी रिकॉर्ड्स मेंटेन किया है, रिटर्न्स फाइल किया है, डॉक्यूमेंट्स मेंटेन किया है, उसका एग्जामिनेशन करना, इसको कहा जाता है ऑडिट, ओके। तो ऑडिट हमेशा किसका होता है, रजिस्टर्ड पर्सन का होता है, अनरजिस्टर्ड पर्सन का ऑडिट नहीं होता, ठीक है। अभी रिटर्न्स वगैरह में आप लोग क्या वेरीफाई करेंगे, ठीक है, एज ऑफिसर क्या वेरीफाई करेंगे, ऑफिसर वेरीफाई करेगा करेक्टनेस ऑफ टर्नओवर डिक्लेयर्ड, जो मैंने सेल्स बताया वो सही है कि नहीं, कितना सही है, टैक्सेस जो पे किया वो बराबर से पे किया है कि नहीं, जो रिफंड क्लेम किया वो एलिजिबल था कि नहीं, आईटीसी जो क्लेम किया वो आपको अवेलेबल था कि नहीं। तो ये सब चीजें क्या करेंगे, ऑफिसर चेक करेंगे अंडर ऑडिट, ठीक है। ऑडिट इज डिफरेंट फ्रॉम रेड, सर्च सीजर से पूरा अलग है। ऑडिट हमेशा बता के होता है, ठीक है, सर्च सीजर बिना बताए डायरेक्टली आता है, ओके। चलो पहले हम लोग सेक्शन नंबर 65 पढ़ लेंगे, उसके बाद सेक्शन नंबर 66। सेक्शन नंबर 65 इट इज कॉल्ड एज ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटी, ठीक है। जो जीएसटी डिपार्टमेंट है उसके ऑफिसर ऑडिट करेंगे आपके प्रीमाइसेस पे आके, क्लियर है। तो यहाँ पर ऑडिट कौन कर रहा है, डिपार्टमेंट कर रहा है, डिपार्टमेंट का मतलब कमिश्नर। तो कमिश्नर क्या करता है, अपने सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स को ऑथोराइज करता है कि आपके प्लेस ऑफ बिजनेस पर जाकर के ऑडिट करें, क्लियर है। कमिश्नर या फिर ऑथोराइज्ड बाय पर्सन, ऑथोराइज्ड बाय हिम, एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम क्या कर सकते हैं, ऑडिट कर सकते हैं। अभी अगर ऑडिट में पाया जाता है कि कुछ टैक्स पेएबल है, ओके, अगर ऑडिट में पाया जाता है कि कुछ टैक्स पेएबल है, तो यहाँ पर ऑफिसर क्या करेगा, आपके अगेंस्ट ऑर्डर पास करेगा अंडर सेक्शन 73। देखो सेक्शन नंबर 65 जो है ये असेसमेंट करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। ऑडिट इज हेल्पिंग यू, ठीक है, ऑडिट इज हेल्पिंग द डिपार्टमेंट टू असेस योर लायबिलिटी, ओके, असेस योर लायबिलिटी। अगर एक बार लायबिलिटी आपका असेस हो जाता है तो फिर आपको नोटिस इशू करना है, ठीक है, नोटिस इशू करना है, आपको रिप्लाई लेना है, आपको ऑर्डर पास करना है, तो वो सब कहाँ पर होगा, सेक्शन 73 के। तो ऑडिट इज हेल्पिंग द डिपार्टमेंट ऑफिसर टू असेस योर लायबिलिटी, ओके। आफ्टर असेसिंग योर लायबिलिटी ही विल इशू नोटिस टू यू अंडर सेक्शन 73 और 74, ओके। ये वाला जो ऑडिट है वो कब तक खत्म करना है, दिस ऑडिट इज टू बी कंप्लीटेड विद इन 3 months फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट। ऑडिट कमेंसमेंट होने के बाद 3 महीने के अंदर अंदर उसको खत्म करना, ठीक है। अभी 3 महीने कहाँ से गिनना है, कमेंसमेंट से। कमेंसमेंट का मतलब क्या होता है, जो भी दिन जो भी दिन आपने उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिया, जो भी दिन आपने उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिया, कंप्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिया, और जो दिन वो आपके प्लेस ऑफ बिजनेस पर आया, ओके, ऑडिट करने को, विच एवर इज लेटर से 3 महीने में खत्म करना, ओके। जो दिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स मिला या फिर जो दिन वो विजिट के ऊपर मतलब विजिट के लिए आए एंड पूरा विजिट कर लिया, ऑडिट कर लिया, ठीक है, वहां से लेकर के 3 महीने के अंदर क्या करना है, ऑडिट को खत्म करना, ठीक है। अभी यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सटेंशन मिल सकता है डिपार्टमेंट को 6 महीने का, ठीक है। अगर 3 महीने में ऑडिट नहीं हुआ, बहुत बड़ा बिजनेस है, तो और भी टाइम मिल सकता है, तो +6 months पॉसिबल, ठीक है। ऑडिट पे आने से पहले डिपार्टमेंट ऑफिसर को 15 दिन पहले का नोटिस देना पड़ेगा, ओके।
तो डिपार्टमेंट ऑफिसर फोन करता है या फिर मेल पे लिखता है कि हम लोग ऑडिट के लिए आने वाले हैं, काइंडली कीप योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स रेडी। तो ऑडिट के लिए हम लोग आ रहे हैं ऐसा 15 दिन पहले बोलना पड़ेगा। समझ में आया? आगे जो भी ऑडिट का आपका फाइंडिंग रहेगा, उसके लिए आपको फाइंडिंग बताना पड़ेगा, ठीक है? जो भी ऑफिसर ने फाइंडिंग ढूंढा है वो असेसी को बताएगा। ओके, कितने टाइम में बताना है? विद इन 30 डेज फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ ऑडिट। ऑडिट का जो कंक्लूड हो गया आपका, उसके 30 डेज के अंदर आपको क्या करना है? असेसी को बताना है कि भाई ये ऑडिट मिला, ये ऑडिट का ऑब्जर्वेशन। ओके, दैट्स इट। उसके बाद देख रहे हैं हम लोग अभी स्पेशल ऑडिट। भाई स्पेशल ऑडिट क्या रहता है? स्पेशल ऑडिट कोई भी स्टेज पर, ओके, कोई भी स्टेज पर, मतलब कि अगर इंक्वायरी चालू है, इंस्पेक्शन चालू है, ठीक है, कोई भी स्टेज पे अगर ऑफिसर को ऐसा लगता है कि ये कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है, ठीक है, दिस ऑडिट इज गोइंग कॉम्प्लेक्स, मतलब आपने कितना सारा ट्रांजैक्शन किया है, कितना सारा आईटीसी पास ऑन किया है, इसको क्वांटिफाई करना डिफिकल्ट हो रहा है, या फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स वॉल्यूमिनस है, बहुत ज्यादा बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो यहाँ पर ऑफिसर क्या कर सकता है? एक एक्सपर्ट का एडवाइस ले सकता है, एक्सपर्ट का हेल्प ले सकता है। एक्सपर्ट है सीए और सीएमए, ठीक है? तो यहाँ पर डिपार्टमेंट, दैट इज एनी ऑफिसर नॉट बिलो असिस्टेंट कमिश्नर, ओके, वो क्या कर सकता है? हमको, दैट इज असेसी को कहेगा कि आप एक काम करो, आप किसी सीए सीए में से स्पेशल ऑडिट करवाओ। अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा सीए सीए में होना चाहिए? ठीक है, सीए सीए में शुड बी द वन विच आर नॉमिनेटेड बाय कमिश्नर, विच आर नॉमिनेटेड बाय कमिश्नर। ओके, तो यहाँ पर जो ऑफिसर है उसने क्या बोला कि आप स्पेशल ऑडिट करवाओ। स्पेशल ऑडिट आप लोग को किसके थ्रू करवाना पड़ेगा? सीएससीए के थ्रू करवाना पड़ेगा। सीएससीए में किसने अपॉइंट करना है? सीएससीए में अपॉइंट कौन करता है? नॉमिनेट कौन करता है? कमिश्नर। ठीक, कमिश्नर से जो नॉमिनेट हुआ है सीएससीए में, वही सीएससीए में से ऑडिट करवाना है। आप ऐसा नहीं कि आपका जो नॉर्मल सीए उससे आपने ऑडिट करो, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, जो डिपार्टमेंट का जो सीए रहेगा, नॉमिनेटेड बाय कमिश्नर, उस सीए से आपको क्या करना है? स्पेशल ऑडिट करवाना है। ओके, अगर स्पेशल ऑडिट में पेएबल निकल रहा है, तो ऑफिसर क्या करेगा? सेक्शन 73 में आपको नोटिस देगा, सेक्शन 73 में ही रिप्लाई लेगा एंड फिर ऑर्डर पास करेगा। ठीक है, कब तक खत्म करना है ये वाला ऑडिट? विद इन 90 डेज फ्रॉम कमेंसमेंट। ठीक है, 90 डेज फ्रॉम कमेंसमेंट के अंदर ये ऑडिट को खत्म करना। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ 90 डेज इज पॉसिबल। यहाँ पर 3 + 6 मंथ्स था, यहाँ पर 90 + 90 डेज है। ओके, उसके बाद जो भी खर्चा हुआ है, ठीक है, इस ऑडिट के रिगार्डिंग जो भी खर्चा हुआ है, दिस एक्सपेंसेस वुड बी बोर्न बाय डिपार्टमेंट। ठीक है, डिपार्टमेंट दैट इज कमिश्नर इसको बोर्न करेगा, ऑब्वियसली ऑन द पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट रहेगा। समझ में आया? एंड जो भी एक्सपेंसेस और रेम्यूनरेशन रहेगा, ये डिपार्टमेंट ही डिसाइड करता है, कमिश्नर डिसाइड करता है। समझ में? सो हियर वी कंप्लीट विद दिस एंटायर चैप्टर।